सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपना काम टाइम पे करते आ रहे होंगे। तो आज का हम लोग का न्यू सेशन में आप लोग का मैं स्वागत करता हूँ। आज का ये न्यू सेशन जो कि क्रैश कोर्स 2026 है, ठीक है। आज इसमें हम लोग देखेंगे कंप्लीट बायोलॉजी कवर करेंगे और देखेंगे कि इसमें बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा प्रश्न आने की संभावना है। इसलिए क्लास में बने रहें और क्लास को एक बार शेयर कर दें सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम का पोर्शन, ठीक है। आइए देखते हैं कि हम लोग इसमें कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला इसमें टॉपिक है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि आपको बिहार बोर्ड में सीधे पूछ जाएगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो जैव प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। इसी में एक टॉपिक हम लोग का होता है कि पोषण की विधियां आ जाता है, ठीक है। इसी में है कि पोषण की विधियां किसे कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि पोषण की विधियां लिखें, तो आप लोग लिखिएगा कि वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। पहला इसमें लिखना है आप लोग को पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बता दिया कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण तत्व कहलाता है, ठीक है। पोषक कहिए या पोषक तत्व कहिए, दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषण की विधि में हम लोग का आता है कि पोषण दो प्रकार के होता है। आपको पूछा जाएगा कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषण होता है, दूसरा होता है हम लोग का परपोषण। आइए देखते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि दोस्तों कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं करते हैं उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। इसी में कुछ टॉपिक दिया है महत्वपूर्ण कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। आप लोग को पता होगा कि दोस्तों कि पत्ती का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोषण की विधियां में हम लोग का दूसरा हो जाता है परपोषण, ठीक है। आइए देखते हैं परपोषण किसे कहते हैं। बोलता है कि वह प्रक्रिया, यानी कि परपोषण में बोलता है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर कर किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। यानी कि वह प्रक्रिया जिससे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी न किसी रूप में या फिर जिसको बोलता है जबरदस्ती ग्रहण करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी, यानी कि जिसको कि हम लोग परपोषण कहते हैं। इसी में हम लोग का एक टॉपिक आ रहा जाता है कि परपोषण के प्रकार। तो दोस्तों परपोषण के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला हो जाता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी सब पोषण। आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा कि परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट मार के रहिएगा तीन होते हैं। अगर नाम पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सब पोषण होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार सेशन को सभी शेयर कर दीजिए क्योंकि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है 10th क्लास का। जितने भी विद्यार्थी हैं सभी शेयर करें सेशन को। इसी में हम लोग का एक टॉपिक आता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बताएं। चलिए देखते हैं। कहता है कि सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल यानी कि H2O का पादप यानी कि पादप कोशिकाओं में स्थितीकरण कार्बन अणु ग्लूकोज में होता है। कहने का अर्थ हुआ कि दोस्तों की प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है।
ये देखिए प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पे समीकरण दिया गया है। यही रिएक्शन होता है और पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ये समीकरण आप लोग को याद रखना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बार बार ये समीकरण दे दिया जाएगा और इसमें कुछ कुछ पॉइंट गलत होगा, ठीक है। आपको सही पॉइंट का उसमें पहचान करना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट भी दिया गया है दोस्तों। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पादपों की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग का 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। क्या क्या होती है? पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कि CO2 भी बोलते हैं, तीसरा है जल H2O और चौथा सूर्य की प्रकाश। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो 4 चरणों में होती है, ठीक है। पहला क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। ये जब चारों रहेगा तभी पौधे क्या करेंगे, अपना भोजन बना पाएंगे। अगर ये चारों प्रक्रिया नहीं होगा तो क्या करेंगे, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग का आता है कि अब देखते हैं हम लोग जंतुओं में पोषण। हम लोगों ने जैव प्रक्रम में देख लिया कि प्रक्रम किसे कहते हैं, प्रक्रम की विधि देख लिए, कौन कौन से विधि होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण एक जंतु होता है जिसका नाम होता है अमीबा। कहता है कि अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृत जलीय एवं कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष अंग यानी कि विशेष रचना नहीं होती है। ये अपने कूटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, कहता है कि अमीबा का कोई विशेष अंग नहीं होता है, जिससे कि क्या करता है कि अपना रूप, इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है। ये अपनी कूट की सहायता से क्या करता है, भोजन पकड़ता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि अमीबा भोजन किस प्रकार पकड़ता है या फिर ग्रहण करता है। तो आप लोग बोलिएगा, वहाँ पे टिक लगाइएगा, कूटपादों। क्या लगाइएगा, कूटपादों। चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। आगे कहता है कि अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ों, बैक्टीरिया, डाइटम और अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। यानी कि अमीबा का ये मुख्य जीव है जो कि भोजन के रूप में इसको वो लोग उपयोग करते हैं। बैक्टीरिया हो गया, डाइटम हो गया और छोटे छोटे जीवाणु का उपयोग अमीबा करते हैं, ठीक है। आगे है कि अमीबा में पोषण अंतर ग्रहण पाचक तथा बहिष्क्रिया यानी कि बहिष्कार प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है उसका ग्रहण किस प्रकार होता है, वो बहिष्कार प्रक्रिया के द्वारा। किसका होता है, बहिष्कार प्रक्रिया के द्वारा। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा कि अमीबा का भोजन ग्रहण पाचन प्रक्रिया किसके द्वारा होता है पूर्ण, तो आप बोलिएगा बहिष्कार के द्वारा। किसके द्वारा, बहिष्कार के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। ये देखिए दोस्त, ये क्या है, अमीबा का एक डायग्राम दिया गया, ठीक है। ये अमीबा का मुख्य केंद्र बिंदु है, ठीक है। ये कूटपाद है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये है हुआ, ये अमीबा का डायग्राम है दोस्तों। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे भी बना लीजिएगा। कॉपी में 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन ही जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे टॉपिक है कि मनुष्य में पाचन तंत्र। आइए देखते हैं कि मनुष्य में पाचन तंत्र किस प्रकार होता है। कहता है इसमें कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि आहार नाल किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि डायरेक्ट कि मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतु में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। आहार नाल से संबंध कुछ पाचन ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है, जिसे
भोजन का पाचन होता है। आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। कहने का इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि आहार नाल और पाचन ग्रंथियां क्या करती है, ये पाचन ये रस का स्राव करती है और ये पाचन रस का स्राव करके एक आहार नाल का निर्माण करती है और इससे संबंधित एक क्रिया बनाती है जो कि पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारा VBI है। आप लोग एक बार अगर क्लास को पूरे अच्छे से देख लीजिएगा तो पूरा बायोलॉजी है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक डायग्राम बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। मनुष्य का आहार नाल क्या है, आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां। ये देखिए दोस्तों, ये मनुष्य का आहार नाल का डायग्राम है। आप लोग इसे 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। PDF भी इसका मिल जाएगा दोस्तों। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, वहाँ से आपको इसका पूरा स्लाइड का PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है, नोट्स भी वहीं मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार नोट्स को देखिएगा तो आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी में एक आप लोग को पूछता है यकृत के बारे में। यकृत यानी कि लीवर के बारे में बार बार पूछता है। ठीक है, कहता है कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसका करीब वेट पता है कितना होता है, 1.5 kg, यानी कि लीवर का वेट जो होता है वो करीब 1.5 kg होता है, जो उधर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। इसमें पित्त भरा होता है। स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक एक छोटी सी थैली जैसी रचना में होता है। यकृत से कई छोटी छोटी ग्रंथि, यानी कि जिसको कि यकृत नालिकाएं निकलती है, यानी कि यकृत से छोटी छोटी यकृत नालिकाएं निकलती है। यकृत नालिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नालिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है या बनती है। ठीक है दोस्तों, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त क्या है, गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय द्रव। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। देखिए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन बनेगा। इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको बताना कि यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ बना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनेगा दोस्तों कि यकृत का यानी कि लीवर का वेट कितना होता है, तो बोलिएगा 1.5 kg। ठीक है, और इसमें पूछेगा कि आखिर लीवर में कोई प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, हाँ या ना, तो बोलिएगा नहीं पाया जाए। ठीक है, इसी में और पूछेगा कि यकृत में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो बोलिएगा गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव। कौन द्रव, गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय द्रव। इसी में एक और आपको घुमा के पूछ देगा कि यकृत में जो द्रव पाया जाता है वो क्षारीय है या फिर लवणीय है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, क्षारीय है। ठीक है, 4 से 5 यहाँ क्वेश्चन बन गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या कहता है कि पित्त के निम्न 2 मुख्य कार्य हैं, यानी कि पित्त का मुख्य 2 कार्य है। पहला देखते हैं इसमें कार्य क्या है। पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अलवणीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयीय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। पित्त क्या करता है दोस्तों कि अग्नाशय यानी कि अमाशय में जितना ग्रहण भोजन वगैरह जो होता है ना, उसको क्या करता है, अलवणीय को नष्ट कर देता है। ठीक है, अलवणीय को नष्ट कर उसे क्षार में कन्वर्ट कर देता है। क्षार में कन्वर्ट करके क्या करता है, उसमें एक एंजाइम रस को छोड़ता है जो कि भोजन को पचने में मदद करता है। क्या करता है, भोजन को पचने में मदद करता है। आइए हम लोग देखते हैं पित्त का दूसरा कार्य क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें पित्त का दूसरा कार्य ये है कि पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है।
ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। कहने का दोस्तों अर्थ हुआ कि पीत लवण की सहायता से क्या करता है, भोजन में वसा का विखंडन करता है। यानी कि वसा क्या होता है कि छोटा छोटा टुकड़ा में वो कन्वर्ट होता है और वो क्या करता है, एंजाइम उस पर छिड़का जाता है। इससे क्या होता है कि जितना प्रोटीन, जितना खून वगैरह, जितना सारा चीज विटामिन अपने अपने कक्ष में पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला टॉपिक हम लोगों का यहाँ कवर हो गया बायोलॉजी का। ठीक है, क्या हुआ, पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। आइए अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, यानी कि दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया। देखिए दोस्तों, 1 से 2 बार वीडियो को अगर आप लोग देख लीजिएगा तो पूरा आपको बायोलॉजी जो है पूरा कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं जो कि श्वसन से संबंधित है। ठीक है, श्वसन यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। आइए देखते हैं श्वसन क्या है। पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं श्वसन का परिचय। ठीक है, श्वसन का परिचय में दिया गया है यहाँ दोस्तों कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव ऑक्सीजन का उपयोग कर भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों इसका कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन को क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसको बदल के ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का कहता है कि यह ऊर्जा सभी जैव क्रियाओं के लिए आवश्यक है तथा एटीपी यानी कि जिसका कि फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, के रूप में संचित क्रिया होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई सा भी दिक्कत होगा दोस्तों आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। कोई सा भी अगर परेशानी होगा तो कमेंट में बताइएगा। अगर आपको किसी प्रकार का समझ में भी नहीं आएगा तो भी कमेंट में बताइएगा। अगर कोई प्रश्न है आपके पास तो वो भी कमेंट में बताइएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे श्वसन जो प्रक्रिया होता है उसका समीकरण आपके एग्जाम में पूछेगा बिहार बोर्ड में कि श्वसन प्रक्रिया का जो समीकरण होता है वो क्या होता है। ये समीकरण आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन वहाँ दिया गया और आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ये समीकरण आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब श्वसन के प्रकार के बारे में। ठीक है, श्वसन के प्रकार में हम लोग का इसमें 2 प्रकार का आता है श्वसन। पहला आता है वायवीय श्वसन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसी में पढ़ेंगे हम लोग अवायवीय के बारे में। ठीक है, वायवीय का अर्थ होता है दोस्तों कि जो प्रक्रिया वायु के संपर्क में होती है, और अवायवीय की का मतलब होता है कि जो कि वायु के संपर्क में नहीं होती है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। कहता है कि इसमें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि वायवीय प्रक्रिया जो होती है श्वसन वो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिससे अधिक ऊर्जा यानी कि ऊर्जा करता एटीपी, जिससे क्या होता है कि अधिक ऊर्जा बनती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अवायवीय। अवायवीय के यहाँ अर्थ होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ उपस्थिति नहीं होगी। ठीक है, इसमें कम ऊर्जा बनती है एवं उपपादक जैसे लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और CO2 निकलता है। क्या होता है इसमें कि जो प्रक्रिया ऑक्सीजन के बिना होगी उसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, अल्कोहल निकलेगा, लैक्टिक एसिड निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए ना, ये आपको याद रखना है। यहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा कि श्वसन के प्रकार बताएं, तो श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। अब पूछेगा कौन कौन, सब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौन कौन, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि श्वसन के कितने प्रकार, 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको डायरेक्ट बताना है कि श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, और अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं तो बोलिएगा 2 और एग्जाम्पल दीजिएगा वायवीय और अवायवीय। ठीक है, विस्तार से पूछेगा
5 नंबर में तो क्या कीजिएगा, श्वसन के प्रकार के बारे में लिखिएगा कि श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला वायवीय, दूसरा अवायवीय। फिर वायवीय के बारे में लिखिएगा कि जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम लोग वायवीय कहते हैं। और अवायवीय के बारे में लिखिएगा कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय का एग्जाम्पल भी दीजिएगा आप, तो क्या क्या दीजिएगा, लैक्टिक एसिड दीजिएगा, अल्कोहल दीजिएगा और CO2 दीजिएगा। ठीक है, इतना सा आप अच्छा से लिख के आ जाइएगा। आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, 5 नंबर मिलेगा। कितना, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बोलेगा ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेगा कि वायवीय यानी कि अवायवीय और वायवीय में आपको अंतर बताना है। कितना नंबर में, 2 नंबर में पूछेगा या फिर 5 नंबर में पूछेगा। 2 नंबर में ही पूछ सकता है, 5 नंबर में। याद रखिएगा, आपको लिखना है कि वायवीय में क्या होता है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि अनुपस्थिति में होता है। अभी मैंने आपको बताया कि वायवीय प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय प्रक्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। का अर्थ होता है दोस्तों कि इसमें ऑक्सीजन का कोई भी कार्य नहीं है बिना ऑक्सीजन का। ठीक है, चलिए इसमें दूसरा देखते हैं। कहता है कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया सिर्फ कोशिका द्रव में होता है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि वायवीय में क्या होता है कि इसका 2 प्रक्रिया होता है, पहला कोशिका द्रव में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। और अवायवीय में क्या होता है कि एक ही चरण में कंप्लीट हो जाता है ये पूरा। किसमें होता है, मात्र कोशिका द्रव में कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग का तीसरा कहता है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कि विखंडन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट एथेनॉल का लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या करता है इसमें कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण करता है। और अवायवीय में क्या होता है कि ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, आंशिक ऑक्सीकरण। और पायरुवेट के जो एथेनॉल का जो कण होता है उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, आइए चौथा देखते हैं। चौथा होता है कि वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, क्या होता है कि वायवीय श्वसन में अवायवीय की तुलना में ऊर्जा क्या होता है, बहुत मुक्त ज़्यादा होता है उसमें। ठीक है, वायवीय में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होता है, जबकि अवायवीय में ऊर्जा कम मुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, आपको 5 नंबर चाहिए तो ये क्वेश्चन एकदम रट लीजिएगा, जिसको रट लीजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेशन को दोस्तों आप लोग पहले शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज हम लोग का फर्स्ट क्लास स्टार्ट है। क्या है, फर्स्ट दिन है हम लोग का, जो कि क्रैश कोर्स 2026 हम लोग लेके आए हैं। क्रैश कोर्स 2026 10th विद्यार्थी के लिए, 10th क्लास के विद्यार्थी के लिए लाए हैं हम लोग। ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं, 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उसी के लिए हम लोग आए हैं, क्रैश कोर्स लाए हैं। और ये क्रैश कोर्स का प्राइस पता है कितना है दोस्तों, मात्र फ्री है। कितना फ्री प्राइस है इसका, फ्री क्लास नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा, फ्री क्लास मिलेगा, आपको फ्री सुविधा मिलेगा। सुविधा का मतलब होता है दोस्तों कि आपको कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आप हमको कमेंट में पेस्ट करके या लिख करके दीजिएगा ना, तो आपको मिल जाएगा आंसर के साथ। ठीक है, 24 घंटा हमारी टीम आपकी सेवा में लगी रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम कब है दोस्तों, फरवरी में है, आपको मैं डेट भी बता दूंगा। ठीक है, जाएं और अपने दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी जितने भी हैं सभी को वीडियो बताएं, शेयर करें कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है 10th क्लास का। 10th क्लास का क्रैश कोर्स दोस्तों स्टार्ट हो गया है। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, सारा वीडियो का लिंक, क्लास का जितना भी है सब चीज़ आपको वहीं मिल जाएगा। और बायोलॉजी का डायग्राम जितना है ना, फोटो, सब मैंने टेलीग्राम में दे दिया है,
तो चाहे फोटो भी अच्छा से देख ले दोस्तों, क्योंकि फोटो अगर आप बायोलॉजी में बना दीजिएगा ना तो वहीं से 5 नंबर मिल जाएगा आपको, 5 नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर का अगर प्रश्न रहेगा ना, सिर्फ फोटो बना दीजिएगा ना अच्छा दोस्तों, तो क्या क्या मिलेगा आपको? 5 नंबर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 5 नंबर। 5 नंबर आपको अगर चाहिए तो जाएं और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। बहुत सारा मैंने वहाँ फोटो डाल दिया है बायोलॉजी का, क्योंकि आपको पता हो कि बायोलॉजी में फिगर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्लास को शेयर कर दिए दोस्तों, कम से कम इस वीडियो में 100 शेयर चाहिए। कितना? 100 शेयर। ठीक है, और लाइक तो कम से कम 1K लाइक कर दीजिए। कितना? 1K लाइक और 100 शेयर। कितना? 100 शेयर 1K लाइक चाहिए, इसलिए जितना जल्दी कंप्लीट कर दिए दोस्तों। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी क्लास भी अच्छा खासा चलेगा। और आप लोग को गारंटी हम लोग लेते हैं कि 450 नंबर का। कितना? 450 नंबर का गारंटी, वो भी फ्री कोर्स में। पूरा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में कहीं भी फ्री नहीं पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में हम लोग का कि श्वसन का महत्व, आपके एग्जाम में पूछ देगा डायरेक्ट कि श्वसन का महत्व बताइए। तो क्या बताइएगा? कहिएगा कि श्वसन जीवों को भोजन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। क्या है? कि श्वसन जीवों को भोजन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, बोलना है इसमें कि इसमें कोशिकाओं को ऊर्जा और शरीर की समस्त गतिविधियां संचालित करने की शक्ति होती है। क्या है? कि इसमें कोशिकाओं को ऊर्जा और शरीर की समस्त गतिविधियां यानी कि कहने का अर्थ कि हम लोग हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, उसमें क्या होता है कि संचालित करने की शक्तियां होती है। ठीक है दोस्तों, श्वसन यानी कि जब तक हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे तब तक मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग का एक टॉपिक आता है दोस्तों, क्या आता है कि श्वसन का प्रक्रिया आता है। क्या आता है? श्वसन की प्रक्रिया का संक्षिप्त हम लोग देखते हैं। इसमें संक्षिप्त में जानते हैं कि आखिर श्वसन की संक्षिप्त प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है कि इसमें कि बाहरी श्वसन और आंतरिक श्वसन होता है। किसमें क्या होता है? इसमें बाहरी श्वसन होता है, एक आंतरिक श्वसन होता है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि श्वसन की संक्षिप्त प्रक्रिया कौन कौन है, तो बोलेगा श्वसन की संक्षिप्त प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला बाहरी श्वसन, दूसरा आंतरिक श्वसन। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसमें बाहरी श्वसन क्या कहता है। बाहरी श्वसन कहता है दोस्तों कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों द्वारा शरीर में लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये बाहरी श्वसन की प्रक्रिया है। ठीक है, इसी में है कि आंतरिक श्वसन। दूसरा क्या है? आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। क्या है देखते हैं। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा बनाती है। क्या करती है? कि आंतरिक कोशिकीय श्वसन में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है दोस्तों कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके उसमें ऊर्जा बनाती है। ठीक है, आप लोग समझ गए। 5 नंबर में 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर में 2 नंबर में 1 नंबर में, 5, 2 और 1 नंबर। ठीक है, 5, 2, 1 नंबर में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय पूछेगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग बता दीजिएगा। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्या है? कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कि जब तक 450 नंबर लाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हम लोग का वादा है। क्या है? वादा है। इसलिए सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे आता है डायग्राम का आता है। क्या आता है? डायग्राम। इसमें है मनुष्य के श्वसन अंग का डायग्राम, जो कि मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में डाल दिया है। क्या किया? मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में डाल दिया। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, मैंने डाल दिया है ये तस्वीर। ठीक है, श्वसन के अंग, ये आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है। जितना भी मैं डायग्राम लाऊंगा ना दोस्तों, वो एक या 2 पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसी में क्या आता है? मेन टॉपिक क्या कवर करना था हम लोग को? फेफड़ा, नासिका द्वार, ग्रंथि, श्वास नली आदि श्वसन अंग। ठीक है, इसी में है फेफड़ा क्या होता है, नासा द्वार क्या होता है,
ग्रंथि क्या होता है, श्वास नली क्या होता है, या श्वसन अंग क्या होता है, इसी में सारा चीजें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कितना चैप्टर पढ़ लिया है? अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिया है। पहला चैप्टर का हम लोग का क्या नाम था? जैव प्रक्रम में पोषण था नाम। ठीक है, क्या नाम था? जैव प्रक्रम में पोषण था, जिससे कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 5 नंबर सब्जेक्टिव और 2 नंबर सब्जेक्टिव पूरा गारंटी है कि उसमें आएगा ही आएगा। वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हो सके तो 5 बार देख लीजिएगा। नहीं, मात्र 1 से 2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 5 बार देखने की जरूरत नहीं दोस्तों, मात्र 1 से 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा चैप्टर क्या था? इसमें श्वसन था। श्वसन में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन में कौन कौन सा टॉपिक क्या क्या था, मैंने सारा चीज आपको डिटेल से पढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसी में तीसरा चैप्टर जो कि परिवहन से क्या है, संबंधित है, परिवहन से। चलिए हम लोग तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा चैप्टर में क्या है, परिवहन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इससे भी बिहार बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। परिवहन का हम लोग पहले परिचय जानते हैं कि आखिर परिवहन होता क्या है। ठीक है, इसमें है कि परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें उपयोग यानी कि उपयोगी पदार्थ जैसे कि खनिज, जल, भोजन, ऑक्सीजन आदि को उनके स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है और अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकाला जाता है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें उपयोग हम लोग जल करते हैं, खनिज करते हैं, भोजन करते हैं, ऑक्सीजन उनके स्रोतों को क्या कहता है, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, मान के रखिए कि आप लोग 1 ग्लास वाटर पिए, यानी कि 1 गिलास पानी पिए। ठीक है दोस्तों, पानी क्या करता है दोस्तों, जैसे आप लोग मुंह में ग्रहण किए, पूरे बॉडी में क्या करता है, वो फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है, और जितना बचा अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको साफ सुथरा करके मूत्र के द्वार से बाहर निकाल देता है। ठीक है, क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक उसी प्रकार परिवहन का भी कार्य होता है। वो क्या करता है कि जल, खनिज, भोजन और ऑक्सीजन को उनके स्रोतों से शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है और उपयोगी और अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई सा भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, मैंने उसका भी लिंक डाल दिया है इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, आप लोग वहाँ पे भी कोई प्रश्न अगर आपका होगा ना जो कि मैंने नहीं कवर किया हो तो आप हमको प्रश्न बता दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो बना करके या मैं आपको खुद स्वयं डीएम कर दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। आगे कि जीवों के शरीर में यह कार्य विशेष अंग के माध्यम से होता है, जैसे मनुष्य में रक्त परिसंरचना यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा, यानी कि प्रत्येक जीव में यह कार्य क्या होता है दोस्तों, अलग होता है। जैसे कि जीव का एक एग्जाम्पल समझिए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, चूहा हो गया, चमगादड़ हो गया, चींटी हो गया, प्रत्येक जीव में यह श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि श्वसन बोले यानी कि परिवहन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो अलग अलग होती है। और श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो भी प्रत्येक जीव में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, श्वसन और परिवहन दोनों प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों कि जीवों में अलग अलग होती है और मनुष्य में किसमें होती है, रक्त परिसंचरण तंत्र में। मनुष्य आपको पूछेगा कि मनुष्य में वो विशेष अंग बताइए जो कि शरीर में कार्य विशेष माध्यम होता है, यानी कि जीवों के शरीर में यह प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया जो होती है परिवहन की, वो किसके माध्यम से होती है मनुष्य में, तो बोलिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से मनुष्य में परिवहन की प्रक्रिया होती है। 1 नंबर 2 नंबर पूछेगा, ये 2 ही नंबर तक संभावना रहता है इसमें दोस्तों कि 2 नंबर तक पूछ सकता है। ठीक है, 5 नंबर में साहित्य कभी पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या कहता है, आगे दोस्तों है कि पौधों में परिवहन क्या है दोस्तों, आगे हम लोग का पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन क्या कहता है दोस्तों कि पौधों में जल और खनिजों का परिवहन जाइलम नामक उत्तक से होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जल पहुंचाता है।
कहने का अर्थ हुआ इसका दोस्तों कि पौधों में जो हम लोग का परिवहन होता है वो क्या होता है कि जाइलम नामक एक एंजाइम के द्वारा होता है। क्या होता है? जाइलम नामक एक एंजाइम के द्वारा होता है, जो क्या करता है कि जल को क्या करता है दोस्तों, खनिजों का परिवहन क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ लाता है। क्या होता है? नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लाता है। क्या करता है जाइलम? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लाता है। ठीक है, आगे इसी में दिया है दोस्तों कि भोजन जैसे कि शर्करा का स्थानांतरण फ्लोएम नामक ऊतक से होता है, जो पौधे के सभी हिस्सों तक भोजन पहुंचाता है। यानी कि शर्करा क्या करता है दोस्तों, स्थानांतरण फ्लोएम नामक ऊतक से क्या करता है, पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, आगे इसी में क्या कहता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा आंतरिक जल बाहर निकलता है। यानी कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है दोस्तों, आंतरिक जल का क्या करता है, ये बाहर निकालता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मात्र कितना नंबर आपको लाना है, 450। 450 प्लस लाना है दोस्तों, माइनस नहीं लाना है। कितना लाना है, 400 प्लस लाना है नंबर, माइनस नहीं लाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में दोस्तों एक टॉपिक हम लोग का आ जाता है, क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर आपको बताना है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर आपको कितना मार्क्स का पूछेगा, 5 नंबर का पूछता है। कितना, 5 नंबर का आपको एग्जाम में पूछेगा कि जाइलम और फ्लोएम में आपको अंतर बताना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 3-3 अंतर लिखिएगा ना दोस्तों, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जाइलम का पहले हम लोग जानते हैं कि जाइलम में क्या क्या होता है। ठीक है, इसकी बताते हैं दोस्तों कि जाइलम में क्या होता है कि इसकी कोशिका मृत होती है। क्या होती है, जाइलम कोशिका की मृत होती है, जबकि फ्लोएम इसकी कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। ठीक है दोस्तों, और जाइलम यह जल एवं घुलित खनिजों का स्थानांतरण करता है, और फ्लोएम क्या करता है दोस्तों, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। और जाइलम क्या करता है, इसमें जल एवं घुलित खनिजों लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। क्या होता है दोस्तों कि इसमें जल एवं घुलित खनिजों लवणों का जो बहाव होता है वो ऊपर की ओर होता है, और इसमें खाद्य जो पदार्थ होता है ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होता है। जाइलम में क्या होता है दोस्तों कि वाहक जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और फ्लोएम में क्या होता है दोस्तों, ऊपर और नीचे दोनों होता है। ठीक है, 5 मार्क्स अगर चाहिए तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। 5 नंबर दोस्तों, बिहार बोर्ड में मात्र कुछ ही समय बचे हैं। ठीक है, इसलिए क्रैश कोर्स को जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों। आप चाहते हैं ना कि बिहार बोर्ड आगे बढ़े, तो क्रैश कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हम लोग का टॉपिक क्या है दोस्तों, आगे का हम लोग का टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, पौधे के वायवीय भागों से जल का ग्रंथों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी कि पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में क्या होता है, निष्कासन होता है, यानी कि निकालना होता है। उसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उसी क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं दोस्तों कि जो जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वो विद्यार्थी फटाफट हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाएं। नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है दोस्तों कि मनुष्य में परिवहन तंत्र, यानी मनुष्य में परिवहन तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कहता है कि मनुष्य में परिवहन हृदय, रक्त और रक्त वाहिका जैसे कि धमनी हो गया, शिरा हो गया, कोशिका की सहायता से होता है। ठीक है, कहने का इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य में परिवहन जो हृदय का होता है वो हृदय का किससे होता है कि रक्त है, रक्त कोशिका है जिसकी वाहिका, धमनी, शिरा, कोशिका की सहायता से होता है। ठीक है दोस्तों,
इसी में एक आता है कि हृदय। आप लोग दिल जानते हैं जिसको कि हृदय बोलते हैं, यानी कि हार्ट। ठीक है, हृदय 4 कक्षों वाले प्रमुख अंग होते हैं। क्या होते हैं वो? 4 कक्षों में प्रमुख अंग होते हैं जो रक्त का संचरण पूरे शरीर में करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? हृदय 4 चरणों में क्या करते हैं? ये रहते हैं जो कि पूरे शरीर में रक्त को क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। फ्लो करने पहुंचाने का उनका कार्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया गया दोस्तों कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका, आरबीसी, रक्त का क्या करता है? श्वेत रक्त का कणिका, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि रक्त में क्या क्या होता है? संयोजी तरल ऊतक होता है जिसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका जिसको कि आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा कि लाल रक्त कणिका क्या होता है? आरबीसी होता है या डब्ल्यूबीसी होता है? तो आपको बताना कि लाल रक्त कणिका क्या होता है दोस्तों? आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। और श्वेत रक्त कणिका क्या होता है? श्वेत रक्त कणिका क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका फुल फॉर्म हुआ व्हाइट ब्लड सेल्स और आरबीसी का फुल फॉर्म हुआ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों, और इसी में एक और आता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। क्या करता है? रक्त को थक्का कहने का दोस्तों अर्थ हुआ कि आप लोग कभी एक पौधे को देखे हैं जिसको आप लोग बीच से काट दीजिएगा तो एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। ठीक है, उसी क्या होता है कि ये प्लेटलेट्स जो होता है रक्त को थक्का नहीं बनाता है। ठीक है, रक्त को थक्का नहीं बनाता है, जिससे क्या होता है कि थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट्स क्या होता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, जिससे क्या होता है कि बाय चांस आपको अगर कोई चोट लग गया पैर में तो रक्त यहाँ से फ्लो हो रहा है दोस्तों, क्या करता है? रक्त यहाँ थक्का बनाता है, जिससे कि रक्त क्या होता है? वहाँ जम जाता है, जिससे क्या होता है कि रक्त आपको जब चोट लगे तो कम रक्त का नुकसान होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे आता है दोस्तों रक्त परिवहन तंत्र। क्या आता है? रक्त परिवहन तंत्र। आइए देखते हैं कि रक्त परिवहन तंत्र क्या होता है। इसमें कहता है दोस्तों कि रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। क्या है? रक्त गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ। ठीक है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है। यह अपने प्रभाव के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए यह तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? यह तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। आइए इसमें हम लोग क्वेश्चन छांटते हैं, किस प्रकार छांटा जाता है आपको मैं बताता हूँ। पहले आपको क्या पूछेगा कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो क्षारीय होता है कि अलवणीय होता है? तो आप लोग बोलेगा क्षारीय होता है। ठीक है, उसी में बोलेगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, बोलेगा 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। ठीक है, और इसी में बताएगा कि रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतक कब कहलाता है? तो बोलिएगा जब क्या होता है कि ये शरीर के सभी ऊतकों तक संयोजन करता है तब रक्त क्या कहलाता है? संयोजी ऊतक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोग को याद रखिए, एक क्षारीय वाला, एक पीएच मान। ये आपको किसमें पूछेगा दोस्तों? 1 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा। किसमें पूछेगा? 1 नंबर में पूछेगा। डेफिनेटली है, 100% का चांस है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है पीएच मान रक्त का? 7.4 होता है। आप लोग मेरे साथ बोलिए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आगे है दोस्तों लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या होता है कि लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग जो होता है वो लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ही दोस्तों जो रक्त का लाल रंग होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछेगा, बार बार एकदम, कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आप लोग आंख बंद के बोलिएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होना जिम्मेदारी है। क्या है? हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण ही दोस्तों रक्त का क्या होता है? रंग लाल होता है। एक बार मेरे साथ बोलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कॉमेडी बात है दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कितना नंबर में? 450 प्लस। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम हिम्मत के साथ बने रहिए दोस्तों और वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट। आगे हम लोग देखते हैं हृदय की संरचना, यानी कि हार्ट की संरचना हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? हार्ट की संरचना। हार्ट की संरचना देखने से पहले हम लोग हार्ट के बारे में, यानी कि दिल के बारे में कुछ पढ़ते हैं। चलिए, बोलता है कि हृदय बंद मुट्ठी के आकार का मोटा पेशीय और लाल रंग का अंग है जो दोनों फेफड़ों के बीच वक्ष गुहा में स्थित रहता है, थोड़ा बाईं और झुका रहता है। हृदय क्या होता है दोस्तों? दोनों फेफड़ों के बीच होता है। क्या होता है? दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा क्या करता है? बाईं और झुका रहता है। ठीक है दोस्तों, हृदय के बारे में आप लोग को पूछेगा कि हृदय का डायग्राम बनाइए और हृदय के बारे में लिखिए। तो क्या कीजिएगा आप लोग? 10 नंबर में पूछेगा। कितना नंबर में? 10 नंबर में। तो क्या कीजिएगा? हृदय का आप लोग चित्र बना दीजिएगा दोस्तों और डायग्राम बना दीजिएगा। डायग्राम बना के आप लोग इसको लिख दीजिएगा पूरा। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या लिखना है आपको। ठीक है, लिखिएगा कि यह 4 कक्षों में बंटा होता है। ऊपर के 2 कक्ष अलिंद जिसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर के 2 कक्ष अलिंद, दाईं और बाईं, दाईं और बाईं। ठीक है, नीचे के 2 कक्ष नीले, दाईं और बाईं। ऐसे लिखिएगा जैसे लिखा हुआ है दोस्तों, सेम टू सेम लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सेम टू सेम लिखिएगा। ठीक है, आगे है कि हृदय की दीवारें 3 परतों की बनी होती है। बाहरी जिसको कि एपिकार्डियम, मध्य की जिसको कि मायोकार्डियम और भीतरी जो कि है एंडोकार्डियम। क्या है? कि रक्त की जो दीवार होती है वो 3 परतों में बनी होती है, बाहरी, मध्य और भीतरी। आपके 1 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा कि हृदय की दीवार कितने परतों में बनी रहती है? आप लोग बोलिएगा 3। फिर इसी में पूछेगा 2 नंबर में कि हृदय की दीवारें 3 परतों में बनी होती है, इसका विस्तार करें। या फिर पूछेगा कि हृदय की जो दीवारें हैं कितने परतों में बनी रहती है, वर्णन करें। तो आप लोग लिखिएगा कि हृदय की जो दीवार होती है वो 3 परतों में बनी होती है। कितनी? 3 परतों में बनी रहती है। बाहरी जिसको कि एपिकार्डियम कहते हैं, मध्य क्या है? मायोकार्डियम। क्या है? मायोकार्डियम। ठीक है, तीसरा है इसमें भीतरी। भीतरी को क्या हम लोग बोलते हैं? एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे क्या है दोस्तों कि हृदय के प्रत्येक कक्ष के बीच झिल्लियां वाच पाई जाती है। टाइकस्टिपिड वाल्व दाई अलिंद, दाई नीलम, मिट्रम बल्ब बाएं अलिंद, बाएं अलिंद बाएं नीलय, पल्मोनरी बल्ब और एओर्टिक बल्ब। ठीक है, ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या पाया था देखिए, हृदय पर पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम नामक झिल्ली होती है। 1 नंबर में पूछेगा कि हृदय में डैश नामक झिल्ली होती है। हृदय में डैश नामक झिल्ली होती है। आपको 4 एग्जाम्पल देगा। क्या देगा? 4 एग्जाम्पल। उसी में इससे एक होगा पेरिकार्डियम। क्या होगा? उसी में एक पेरिकार्डियम होगा जिसमें
पेरिकार्डियम द्रव भरा रहता है जो हृदय की बाहरी आघात और घर्षण से बचाता है। बाहरी आघात का अर्थ है दोस्तों कि आपको अगर कोई एक फैट मारेगा ना तो क्या करता है, हृदय को एक कवर से ढका होता है। अब बाहरी घर्षण का मतलब समझते हैं, अगर आप लोग हिलते डोलते हैं, ठीक है, दौड़ते भागते हैं तो हृदय धक 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 करता है ना, उसी से क्या करता है दोस्तों, वो बचाव करता है। देखिए अगर आप लोग हिलिए डोलिएगा, मान के रखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, गोदरेज है यानी कि अलमीरा है, अलमीरा में अगर आप लोग एक लोटा पानी रख दीजिएगा, अलमीरा को खूब हिलाइएगा डोलिएगा, क्या पनिया स्थिर रहेगा? ना ना रहेगा, पनिया स्थिर न रहेगा, पनिया क्या होगा, गिर जाएगा। गिर जाएगा तो ये पनिया को गिराने के लिए कुछ न कुछ समाधान तो करना चाहिए। तभी क्या हुआ कि एक समाधान किया गया, क्या क्या, हृदय को चारों तरफ बॉक्स से अगर हम लोग पनिया को घेर दें, अगर अच्छा से इधर उधर बेल्डिंग कर दें, जिससे या फिर चिपका दें, ठीक है, चिपका देंगे तो क्या होगा, पनिया कितना हम लोग ऊपर नीचे करें, ऊपर में क्या करेंगे, लोटा का हम लोग कवर चढ़ा देंगे, कवर चढ़ा देंगे तो हम लोग कितनों पानी को फेंकेंगे, बजाएंगे, कुछ भी करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग का बॉडी में भी अगर वैसे हलचल ज़्यादा मचेगा, कोई विस्फोटक आया, कोई बम गिरा दिया तो हृदय तो फट जाएगा। हृदय तनी मनी इधर उधर हिलाएंगे डलाएंगे पानी तो नहीं गिरेगा। ठीक उसी प्रकार बोलता है इसमें कि हृदय पर पेरिकार्डियम नामक झिल्ली होती है जिसमें पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है। क्या होता है उसमें, पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है जो हृदय को बाहरी आघात और घर्षण से बचाता है। क्या कहता है, बाहरी आघात और घर्षण से क्या कहता है उसको बचाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है इसी में कि हम लोग हृदय का क्या देखते हैं, कार्य देखते हैं कि आखिर हृदय का कार्य क्या क्या है। कोई भी चीज का कार्य तो होता है, हृदय का कार्य। ठीक है, इसी में बोलता है कि दोस्तों हृदय का प्रमुख कार्य रक्त का पंपिंग करना। आपके एक नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा हृदय का प्रमुख कार्य क्या है, तो क्या लिखेगा वहां, पंपिंग में मारिएगा। किस में मारिएगा, पंपिंग में, जिससे शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। दाएं भाग शरीर के अशुद्ध रक्त लेकर फेफड़ों तक भेजता है जहां रक्त शुद्ध होता है। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि दाहिने भाग, क्या है, दायां भाग जिसको बोलता है शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर फेफड़ों तक पहुंचता है, जो कि भेजता है जहां रक्त शुद्ध होता है। क्या होता है, रक्त शुद्ध होता है। बायां भाग देखते हैं इसमें क्या कहता है, बायां भाग शुद्ध रक्त को फेफड़ा से लेकर पूरे शरीर में महाधमनी द्वारा भेजता है। क्या कहता है, महाधमनी द्वारा भेजता है। ठीक है, और इसे बोलता है दोस्तों कि हृदय में रक्त के प्रवाह को वाल्व एक दिशा में नियंत्रित करते हैं तथा विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। क्या कहता है कि हृदय में रक्त प्रवाह को वाल्व एक दिशा नियंत्रित करते हैं, जिससे होता क्या दोस्तों कि विपरीत दिशा में रक्त को भेजा जाता है। ठीक है, हृदय का कार्य है। ठीक है दोस्तों, ये किसमें पूछेगा, आपको 10 नंबर में पूछेगा। कितना में, 10 नंबर में पूछेगा कि हृदय का कार्य बताइए। तो आप लोग डायरेक्ट बिहार बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा कि हृदय का ये कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, और कार्य लिख करके अगर आप लोग एक चित्र बना दीजिएगा उसमें डायग्राम, तो मास्टर जो होगा हो सके वो ज़्यादा खुश होगा, तो 10 नंबर की बजाय वो आपको 11 नंबर भी दे सकता है। ऐसे देता नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, 11 नंबर दे नहीं सकता, लेकिन अगर वो ज़्यादा खुश होगा तो 1 नंबर क्या करेगा, आपके अगले क्वेश्चन में वो प्लस कर देगा। एग्जाम्पल समझिए, अगर आपको कहीं 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वहाँ से 4 नंबर आ रहा है तो यहाँ 1 नंबर इसमें ऐड करके दोस्तों वो बना देगा इसको 5 नंबर। क्या बना देगा, 5 नंबर। इसलिए आप लोग मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, मन लगा के पढ़िएगा तो सारा चीज़ मुमकिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था वो है दिल का चित्र। क्या है, मानव हृदय का चित्र। इसको आप लोग ध्यान से एकदम अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से क्या कीजिए दोस्तों, देख लीजिए
और आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो बन जाएगा। मैंने टेलीग्राम पे इसका चित्र ऑलरेडी मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, मैंने वहाँ पे इसका लिंक डाल दिया है हृदय के हार्ड का, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, और बनाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए दोस्तों, आगे क्या है, आगे है हृदय चक्र और धमनी। क्या हृदय चक्र और धड़कन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हृदय चक्र और क्या है, धड़कन है। हृदय में प्रति मिनट औसत यानी कि हृदय एक प्रति मिनट में कितना 72 बार क्या कहता है वो धड़कता है। क्या कहता है, धड़कता है, जिसमें अलिंद और निलय का संकुचन एवं शिथिलियम होता है, यानी कि शिथिलन होता है। क्या होता है, शिथिलन। क्या होता है दोस्तों, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 नंबर में पूछेगा कि प्रति मिनट में हृदय का औसत धड़कन कितना होता है, तो आप लोग मारिए कितना, 72 में मारिएगा। कितना मारिएगा, 72 में आप लोग मारिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें कि हर धड़कन में रक्त का संचय एवं संचार, शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का आदान प्रदान होता है। यानी कि हृदय जितना बार धक 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 करता है ना, उसमें क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। कोई पूछेगा, बिहार बोर्ड में पूछेगा रक्तचाप किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दाब रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हृदय चक्र और धड़कन, ये तो हो ही गया दोस्तों। चलिए आगे है हम लोग का चैप्टर नंबर 4। क्या है, चैप्टर नंबर 4, जो कि उत्सर्जन से संबंधित है। किससे, उत्सर्जन से संबंधित है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, जय प्रक्रम पोषण के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया, श्वसन के बारे में कवर कर लिया, परिवहन के बारे में कवर कर लिया, यानी कि 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ लिए। अब हम लोग चौथा चैप्टर में एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, चौथा चैप्टर में एंट्री मारेंगे। चलिए एकदम बने रहे दोस्तों, क्लास में बने रहे। क्रैश कोर्स नाम है, क्रैश कोर्स, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नंबर कितना, 450 प्लस। चलिए, उत्सर्जन कहता है कि दोस्तों जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट जो पदार्थ निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि मनुष्य हो गया या जीव हो गया या जितना भी कोई भी प्राणी हो गया, उसके शरीर से कोई भी अपशिष्ट पदार्थ यानी कि बेकार चीज बाहर जो निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, कहता है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग का कि उत्सर्जी पदार्थ एवं अंग। आइए हम लोग उत्सर्जी पदार्थ और अंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमोनिया और पसीना शामिल है। यानी कि प्रमुख उत्सर्जी जो पदार्थ होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमोनिया और पसीना शामिल है, ठीक है। और मनुष्य में उत्सर्जन मुख्य अंग वृषक जो कि किडनी के पास होता है, जो रक्त से विषैले पदार्थ को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। इसके अलावा
रक्त यानी कि इसके अलावा क्या होता है कि त्वचा, फेफड़ा और आंत भी उत्सर्जन में सहायता करता है। कहने का दोस्तों इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग वृषक हो जाता है, जो रक्त में विषैले पदार्थ को क्या कहता है छान कर मूत्र से बाहर निकाल देता है। और इसी में एक और होता है जो कि उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायता करता है। त्वचा है, फेफड़ा है, आंत भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे इसी में आ जाता है कि उत्सर्जन की क्रिया। आइए हम लोग उत्सर्जन की क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि वृषकों में रक्त को छाना जाता है और अपशिष्ट पदार्थ मूल मूत्र के रूप में जमा होता है, जो क्या कहता है कि फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड और अतिरिक्त जलवाष्प को बाहर निकालता है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि त्वचा पसीने के माध्यम से जल और लवणों का उत्सर्जन करती है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर पूछेगा कि उत्सर्जन की प्रक्रिया बताइए, तो आप लोग ये जितने भी टॉपिक दिए गए हैं आप लोग उसमें लिख दीजिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में सीधे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है कि मूत्र यानी कि मानव मूत्र तंत्र है। क्या है ये? मूत्र तंत्र का एक डायग्राम है। अगर आप लोग पूछेगा मानव मूत्र तंत्र का डायग्राम बनाइए, तो आप लोग ये बना दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और सारा नाम सब लिख दीजिएगा, तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। कितने नंबर? 5 नंबर। अभी भी मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारा चित्र दिया गया है बायोलॉजी का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिए दोस्तों, एक नेफ्रॉन का डायग्राम दिया गया, जो कि वृषक नालिका की संरचना है। क्या है? वृषक नालिका की संरचना है। ये भी टॉपिक है, ठीक है, छोटा सा ही है। इसे आप लोग भी डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, और आप लोग एक चित्र बना लीजिएगा नेफ्रॉन का। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब चित्र है दोस्तों, ये आपको स्वयं प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये चित्र बनेगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में दोस्तों हम लोग का आगे है कि मूत्र की बनावट, यानी कि मूत्र की बनावट के बारे में पढ़ते हैं। बोलता है कि मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड विद्यमान होता है। अगर एक मनुष्य 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम प्रोटीन बाहर आहार के रूप में लेता है, तो उसके मूत्र की प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित होगी। यानी कि कहने का दोस्तों अर्थ हुआ कि मूत्र क्या होता है कि 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लिया जाता है। ये हुआ दोस्तों मूत्र बनाने का एक सूत्र होता है, जो कि मूत्र की मात्रा किस प्रकार निकाली जाती है। क्या होता है दोस्तों? जल 96% एवं ठोस 4% और यूरिया 2% तथा अन्य पदार्थ 2% होता है। ठीक है, इसी में है कि यूरिया प्रोटीन मेटाबोलिज्म का उत्पादन यानी कि उत्पादन करता है। क्या करता है? उत्पादन यहाँ लिखा है, उत्पादन होता है, और यह एमिनो अम्ल से बनता है। यूरिया की सामान्य मात्रा 100 ml रक्त में करीब कितना होता है? 30 mg यानी 30 mg मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, कितनी मानी जाती है? 30 mg में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि यूरिया अम्ल रक्त में इसकी सामान्य मात्रा 2 mg से 3 mg प्रत्येक 100 ml रक्त में होता है। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिया अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीला रंग इसमें स्थित रंजक यूरोक्रोम के कारण होता है। किसी कारण मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? रंजक यूरोक्रोम के कारण होता है। आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा। कितने नंबर में? 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक 4 टॉपिक कवर कर लिया। कितना हम लोगों ने? अभी तक हम लोगों ने 4 टॉपिक कवर कर लिया दोस्तों। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये है हीमोडायसिलियम। क्या है? हीमोडायसिलियम का एक डायग्राम दिया है।
जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। इसका भी मैंने डायग्राम का चित्र टेलीग्राम में दे दिया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्रैश कोर्स में आप लोग बने रहें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो विद्यार्थी 10th क्लास में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको नंबर 400 प्लस चाहिए तो हम लोग का टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो जो आएगी सारा लिंक वगैरह वहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक मैं कराऊंगा। कितने 8 तक कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए अगला टॉपिक कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जितना प्रश्न है वो हमको बताएं। ठीक है, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।